डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक में देखो, स्क्रीन पे देखना क्या क्या बताया था मैंने। अब दोबारा पूछूं तो आना चाहिए ना। अब वहां तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो अब तो पूछा जाएगा ना कि एग्जांपल्स तो क्या क्या है। बिस्मथ, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन। जिसने भी कॉपर बताया, गुड, दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक, टेल मी द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। So oxygen in example of paramagnetic material, not diamagnetic। अभी जिसने भी बोला है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक, वो थोड़ी देर पहले, तो ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक सर्किट्स में कुछ फार्मूले बताए। एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। मैंने ये बताया था कहां से आया ये कहां से आया, इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर करने पे आया। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो वी को ईएमएफ, तो ईएमएफ इक्वल टू आई इंटू आर। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, और करंट की जगह ये फ्लक्स होता है, और रेजिस्टेंस की जगह क्या होता है, रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन। Resistance is an opposition to the flow of current. And what is reluctance? Opposition to the flow of flux. And mmf can also be written as like this. इसकी यूनिट mmf की क्या होती है, ये है एम्पियर टर्न, सो एम्पियर। ऐसे ही रिलक्टेंस बताया, कुछ रिवाइज भी किया करो। परमिबिलिटी बताई, यूनिट ऑफ परमिबिलिटी इज हेनरी पर मीटर, को याद रखो। ठीक है। सिमिलरिटीज बताई थी, करंट इज सिमिलर टू फ्लक्स, रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रिलक्टेंस, V equal to IR, similarly MMF is equal to flux into reluctance ना। resistance is similar to reluctance। ठीक है। वैसे current density is equal to I by A, similarly flux density होता है phi by A। current density is equal to J is equal to sigma into E, similarly B is equal to mu into H। epsilon is equal to epsilon naught epsilon R, similarly mu is equal to mu naught mu R होता है। यहाँ पे म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4.10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, जिसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1। तो मैं पूछा, मान लो ऑब्जेक्टिव में, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर एयर या इंसुलेटर इज ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 इनफाइनाइट, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0.5। किस पे आप करोगे, 1। एयर या इंसुलेटर के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। पर दिया होगा ना जब इस, तो यहाँ लिखा है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी इज 1 पर। कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। अगर मैं पूछता हूँ डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, 3-4 ऑप्शंस दिया हूँ। फर्स्ट दिया करंट, देखो यहाँ लिखा है ना, करंट कैन नॉट फ्लो इन एयर, मीन्स तक आपका स्विच ऑन है, कोई भी क्लोज सर्किट है, नहीं उसमें वायर ब्रेक होगा तो करंट तो नहीं फ्लो होगा, नहीं, बट फ्लक्स एयर में भी सेटअप होता है। दूसरी डिसिमिलरिटी बताई थी हमने कि जब तक स्विच ऑन है आपका पंखा चलेगा, यानी कि जब तक स्विच ऑन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस लेगा, यानी कि एनर्जी का कंजम्पशन लगातार रहेगा जब तक पंखा चलेगा। मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक सर्किट में एक बार पूरी तरह से अगर फ्लक्स सेट हो गया तो आपका जो एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है उसके बाद नहीं होगा ना। उसी को लिखा है कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक फ्लो ऑफ करंट, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट। बट मैग्नेटिक सर्किट में once flux is set up, no further expenditure of energy is required. No further expenditure of energy is required.
थर्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इंसुलेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, जबकि मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए इंसुलेटर्स नहीं होते। मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए क्या होता है? कोई इंसुलेटर बना ही नहीं। फिर बीएच कर्व हमने बताया था, ये तो तरीका है खींचने का। तो बीएच कर्व में हमें बस क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम बीएच कर्व? ये बी है, एक्स एक्सिस पे एच है, वाई एक्सिस पे बी। ठीक है, तो हमने कहा कि जब बीएच कर्व खींचते हैं कैसे बनता है? जब किसी भी आयरन मटेरियल को आप बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हो तो उससे एक कर्व बन जाती है जिसको बोलते हैं बीएच कर्व। वो कर्व बनता क्यों है? क्योंकि आयरन में इम्प्योरिटी है। आयरन में क्या है? इम्प्योरिटी। अगर आयरन में इम्प्योरिटी है तो कर्व बनेगा, नहीं इम्प्योरिटी है तो नहीं बनेगा। राइट? तो इम्प्योरिटी जितना बड़ा ये बीएच कर्व बनेगा उतनी ज्यादा आयरन आपका इम्प्योर है। तो इसमें हमने बताया था कि ये वाला पोर्शन देखो, एक है वाई एक्सिस, ये इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये ओ आर, ओ आर, तो ओ आर है हमारा रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना। ये जो ओ आर है, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। कोई भी डीसी जनरेटर हो उसके पोल में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी है, अदरवाइज जो चलेगा तो कोई भी जनरेट नहीं करेगा। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए ये करो, देखो यहाँ यस बताया, यानी कि इतना आपको निगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? ये जो ओ एस है, इस जो निगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये जो निगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने लगाया है, इसको जीरो करने के लिए, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए जो निगेटिव एच लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। इसको क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। ये दूसरी इंफॉर्मेशन बीएच कर्व से मिलती है। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? एरिया। इसका क्या? एरिया। ये जो बीएच कर्व का जो एरिया है जो मैं शैडो कर रहा हूं, ये बताता है क्या? हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बताता है? हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। तो हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो मैं पूछूंगा एरिया ऑफ बीएच कर्व रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एडी करंट लॉस, सेकंड कोर लॉस, थर्ड हिस्टेरेसिस लॉस, फोर्थ कॉपर लॉस। आप किस पे टिक करोगे? हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, वही चीज लिखा है रिटेंटिविटी, ये सब बता दिया हूं आपको। आज आई रिमेम्बर, आई हैव कंप्लीटेड। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ सो दैट जो सो रहे हैं सब लोग जग जाएं। ये देखो कर्व है, मैंने बताया था, इसको नहीं बताया था फिर। इसमें जब हम मैग्नेटाइज कर देते इतना, इसमें रिटेंटिविटी है, इसमें भी रिटेंटिविटी कितना है? इतनी। इस रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जिसमें ज्यादा निगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इसमें ज्यादा निगेटिव फोर्स लगाना पड़ रहा है ना इस वन डायग्राम में, तो इसको बोलेंगे हार्ड स्टेट। मतलब जिसमें ज्यादा निगेटिव फोर्स लगाना पड़ता है इसको, रिटेंटिविटी को इसको जीरो करने के लिए, उसको बोलते हैं हार्ड स्टेट। इस दूसरे वाले डायग्राम में देखो, दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा निगेटिव फोर्स लगाए और ये बीएच कर्व यहाँ जीरो हो गया। इसका मतलब ये सॉफ्ट स्टेट है, थोड़ी सी जर्किंग लगी और ये क्या हो गया? जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था वो जीरो हो गया। तो ऐसे को बोलते हैं सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, सॉफ्ट स्टेट। कोई एयर या इंसुलेटर का बीएच कर्व कैसे खींचा जाता है? ये देखो जो डायग्राम 3 है, ये इंसुलेटर का या एयर का क्या है? बीएच कर्व। तो बीएच कर्व में बी इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, या ऐसे कह लें बी इक्वल टू, या इसको कैसे लिखो? वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया ना। वाई इक्वल टू क्या हो गया? एम एक्स। तो म्यू आर जो होगा हमारा, ये म्यू आर एयर के लिए या इंसुलेटर के लिए 1 होता है, इसीलिए एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होता हुआ चला जाता है। यानी कि जब तक एच है
ये है, एच जो ही हटाओगे बी जीरो हो जाएगा। सो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स ARR इंसुलेटर, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स सॉफ्ट स्टील, दिस BH कर्व रिप्रेजेंट्स फॉर हार्ड स्टील। फिर हमने कहा हिस्टेरिसिस इन एडी करंट लॉसेस। फिर से देखो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, सो दैट कि जिसका जो लोग सो रहे हो जग जाए, क्योंकि MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा तो उसमें आपको बताना है हिस्टेरिसिस इन एडी करंट लॉस। तो देखो एडी करंट लॉस क्या होता है, मैं बताया था फिर बता देता हूँ। ये सॉलिड आयरन है, क्या है, सॉलिड आयरन। इस सॉलिड आयरन में के अंदर जो लॉस होगा उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। अगर मैं इसको वाइंडिंग करूं, एक ट्रांसफार्मर बनाना है मुझे, या कॉयल है इसको लपेटना है, इसको ऐसे लपेट दिया, ठीक है। तो ये जो करंट जाएगी ऐसे, इस वायर में जो करंट जा रही है, फिर नीचे से आएगी ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी। इस वायर में जो करंट फ्लो होगी, ये करंट उसको बोल, उसकी वजह से जो लॉस होगा वो I²R लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है, ये तार के रेजिस्टेंस में लॉस हुआ, तो ये एडी करंट लॉस नहीं है, ये लोहा है। इस आयरन के अंदर ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स होती हैं, ये इसको बोलते हैं एडी करंट्स। दीज करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स, दीज आर एडी करंट्स, दीज आर एडी करंट्स, ठीक है, एडी करंट। तो I²R लॉस जो इसकी वजह से होगा वही एडी करंट की वजह से भी होता है, दोनों हीट ही जनरेट करेंगे। ये जो हीट जनरेट करेगा ये तार के अंदर करेगा, और जो एडी करंट हीट जनरेट करेंगी वो लोहे के अंदर करेंगे, तो लोहा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो उस पे जो तार लपेटे वो तार जल जाएगा, ठीक है ना। तो इस आयरन को, जिसको कोर कहते हो आप, ये जो आयरन कोर है, इसीलिए इस एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो करंट का पाथ है मिनिमम कर दो। तो कैसे करोगे, इन एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बताया था ना मैंने, इसकी क्या कर दो, पतली पतली पत्तियों में काट दो, ऐसे सॉलिड ही बनाएंगे, लेकिन एक सॉलिड नहीं होगा, कई सारी पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे से इंसुलेट करते हुए जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। इस मतलब सॉलिड लोहे को मैंने क्या कर दिया, पतली पतली स्लाइसेस में काट दिया, जिसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स, STRIPS। ये स्ट्रिप्स में काट करके, और ये जो देख रहे हो ब्लू लाइन, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर, इसमें दो पत्तियों के बीच में क्या डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया। इंसुलेटर डालने से ये होगा कि एक दूसरे से वो जुड़े नहीं रहे। तो अब देखना, अब इसमें क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अब एडी करंट लॉस देखो इतनी छोटी छोटी होगी, एडी करंट लॉस बहुत मिनिमाइज होगी। तो सिंपल प्रिंसिपल आप जानते हो, मान लो करंट 9 एम्पियर पहले फ्लो हो रही थी, तो इसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी कितना होगा, I²R, यानी 81। अगर 81R रेजिस्टेंस जो भी हो लोहे का, अगर ये मान लो करंट रिड्यूस होकर 3 एम्पियर हो जाती है, 9 से 3, तो 3I²R 9R, यानी कि केवल करंट 3 एम्पियर घटने से 81R वाट से लेकर के रिड्यूस होकर के 9R वाट पे आ गई, केवल 3 एम्पियर रिड्यूस होने से, ठीक है ना। तो इसमें जो भी I²R लॉस था वो रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए। और इस होल कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, लेमिनेटेड आयरन को, इसको क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड आयरन को। ऐसे आयरन को जिसमें पतली पतली पत्तियों यानी स्ट्रिप्स लगा के एक दूसरे से इंसुलेट कर दो, उसको बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन, आयरन को, लेमिनेटेड आयरन। तो अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्टिव में, व्हाई आयरन कोर इज लेमिनेटेड, ऑप्शन 1 है टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी टू रिड्यूस कॉपर लॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। किस पे टिक लगाओगे,
टू रिड्यूस, कौन सी लॉ से कम करता है? एडी करंट लॉस। ठीक है, तो लिखा है ना, एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, सिमिलरली हिस्टेरिसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग सीआरजीओ स्टील, एक स्पेशल मटेरियल लगा के कर सकते। एक लीकेज फ्लक्स होता है, नहीं इसलिए जैसे फ्लक्स यहाँ से जनरेट हुआ प्राइमरी में, वो जाता है, कुछ फ्लक्स एयर में लीक करता है, उसी को लीकेज फ्लक्स। कोर लॉस या आयरन लॉस क्या चीज होता है? जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस दोनों का सम कर दो तो कोर लॉस, यानी कि लोहे के अंदर दो टाइप के लॉस होते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस, ये दोनों मिलके बनाते हैं आयरन लॉस और कोर लॉस। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इतनी सारी मैग्नेटिक सर्किट में थी। नाउ कम टू ट्रांसफार्मर। पहले लॉसेस से ही, लॉसेस चल रहा है तो लॉसेस ही बता देते। ट्रांसफार्मर में एक लॉसेस भी होता है। कितने टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में? देखो ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। एक तो आयरन लॉस होगा, लोहे के अंदर जो लॉस होगा, अभी भी पढ़े क्या होता है वो, कोर लॉस या आयरन लॉस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट, पीई है, ई फॉर एडी करंट। ठीक है, एक तो लॉस कोर लॉस होता है, दूसरा लॉस होता है ट्रांसफार्मर में जिसको बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर के तारों में होगा ना, तार में कौन सी लॉस होती है? अभी बताया थोड़ी देर, कॉपर लॉस। अगर ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ट्रांसफार्मर देखो ऐसे बनाया जाता है, ये इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, अगर मैं इसको वाइंडिंग कर दूं ऐसे, तो जहां भी आयरन के ऊपर वाइंडिंग करना हो वो मैग्नेटिक सर्किट हो गई। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब करंट इन्वॉल्व होगा। ये ये ट्रांसफार्मर ऐसे, इसी को तो ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब अगर मैं पूछूं, चलो ट्रांसफार्मर शुरू हो गया आपका, ट्रांसफार्मर बेसिकली एक मैग्नेटिक सर्किट ही को ही कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन है, कैसे पता लगा पाओगे? हु कैन टेल मी व्हिच वन इज प्राइमरी एंड व्हिच वन इज सेकेंडरी? किसी भी ट्रांसफार्मर में आप कैसे पता लगाते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी? तो ध्यान रखना, जिस भी वाइंडिंग से सप्लाई कनेक्ट होती है, यानी जिससे आप सप्लाई दोगे, वो हमेशा प्राइमरी होगी। तो ये ट्रांसफार्मर जब तक कनेक्शन नहीं किया गया है, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो अब मैं इस ट्रांसफार्मर को का प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्शन से पहले नहीं पता लगा सकता, डिसाइड कर ही नहीं सकता। इसमें अगर मैं यहाँ सप्लाई दे दूं ऐसे, देखो यहाँ पे सप्लाई दे दिया V1, तो प्राइमरी को 1 दे दिया, और यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? लोड। ऐसे, तो जिस वाइंडिंग से हम लोड कनेक्ट करते हैं उसको हमेशा सेकेंडरी बोलते हैं, जिस वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो अब ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी किसको कहते हैं? जिसमें सप्लाई देते हैं। तो जब आप इसमें दिए तो इस आयरन कोर में, ये जो आयरन कोर है ये लेमिनेटेड होता है। कैसा होता है? लेमिनेटेड। हमेशा लेमिनेटेड क्यों होगा? अभी थोड़ी देर पहले, वाई आयरन कोर इज लेमिनेटेड? टू रिड्यूस विच लॉस? टू रिड्यूस विच लॉस? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं। तो एक तो लॉस इस लोहे के अंदर हो गया, इसमें आयरन कोर के अंदर, उसी को बोलते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस।
एक क्लास इसमें जो ये वाइंडिंग की गई है ना, इस वाइंडिंग में जो करंट जा रही है यहाँ, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। जो करंट जा रही है इस आई स्क्वायर आर लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। सी दिस इज कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर। दिस लॉस टेक्स प्लेस इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। दो और लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में जिसको जानने की जरूरत नहीं है। से एक लीकेज फ्लक्स की वजह से क्लास लीकेज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स जो होता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रे लॉस। एक ट्रांसफार्मर कभी कभी देखा उसमें तेल डाला जाता है ताकि ट्रांसफार्मर जो 24 घंटे काम करता है वो ठंडा रहे, नहीं तो जल जाएगा। तो जो हीट अप हो वो हीट उसमें क्या हो, सिंक कर ले आयल। तो जो आयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसी से बनता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो ट्रांसफार्मर के तेल में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक सर्किट। ट्रांसफार्मर शुरू कर देते हैं। ट्रांसफार्मर पहले होता क्या है, अभी मैंने बाइंडिंग खींच के दिखाया। अब एक डायग्राम है उसको भी देख लो आप लोग थोड़ा सा। ये देखो, दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर, मतलब वही था जो मैंने अभी खींचा। सी दिख रहा है सभी को? देख रहे हो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लेमिनेटेड है। कैसा लिखा हुआ है? लेमिनेटेड। वाई लेमिनेटेड? एडी करंट लॉस। फिर हमने कहा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन से पहले नहीं डिसाइड कर सकते आप, है ना? कनेक्शन से पहले नहीं डिसाइड करते। स्टेप अप और स्टेप डाउन तो नंबर ऑफ टर्न्स पे होता है, यानी N2 की वैल्यू सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम हो जाए तो हो जाता है वो स्टेप डाउन, और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा हो जाए तो स्टेप अप। लेकिन वो तब होगा ना जब आपको पता चल जाए कि वो सेकेंडरी है। हाउ विल यू डिसाइड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स? आप कहते हो N1, अगर N2 कहते हो आप N1 से ज्यादा है तो आप कह देते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। आप कहते हो N1 से अगर कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन N1 N2 कौन बताएगा कि N1 है कौन? N1 प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन प्राइमरी पहले डिसाइड तो करो कौन है। तो इस जैसे डायग्राम आपके उस पर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग देखो, सप्लाई यहाँ दी गई है ना, ये दिस इज सप्लाई, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और यहाँ देखो क्या कनेक्ट किया गया है, लोड, तो ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। नाउ यू कैन से दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। तो जरूरी नहीं है, मैं इसे उल्टा भी कर सकता हूँ। मैं सप्लाई इधर दे दूं तो ये प्राइमरी हो जाएगी, और लोड इधर कनेक्ट कर दूं तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर की कुछ चीजें होती हैं, होता क्या है, तीन चार पॉइंट्स अभी। फर्स्ट, व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन, या कहीं कहीं डिवाइस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डिवाइस। तो बुक में डिवाइस वर्ड भी होता है, डिवाइस। तो मशीन या डिवाइस। Transformer is a static device or machine which transfers electrical energy from one circuit to other circuit without changing power and frequency. एक बार फिर से पढ़ लो। Transformer is a static device या machine which transfers electrical energy from one circuit to other circuit without changing power and frequency. तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में केवल ट्रांसफर करता है, ना तो ये पावर चेंज करता है, ना तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना?
तो वोल्टेज को केवल कम या ज्यादा, पावर अगर चेंज नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ, वीआई चेंज नहीं होता, वीआई चेंज नहीं होता। ठीक है, वीआई चेंज नहीं होने से क्या होगा, क्योंकि ये जब वोल्टेज बढ़ाओगे, स्टेप अप करोगे तो करंट डाउन हो जाएगी, और जब वोल्टेज कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगी। ये थी ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन। दूसरा पॉइंट है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी जितनी भी मशीन्स दुनिया में अवेलेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट होता है। जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, वर्ल्ड में जितनी भी मशीन्स अवेलेबल है सब में हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक मशीन है। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स होता ही नहीं है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ये लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाईएस्ट अमंग ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट्स। रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है ना, इन इट, या कह सकते इट इज ए स्टैटिक मशीन, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर को अगर मैं डीसी सप्लाई से लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज एक्सप्लेन की हुई है। एक ट्रांसफार्मर है, उसको हमने क्या किया, डीसी सप्लाई से लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर था यहाँ, इसको डीसी सप्लाई से हमने दे दिया, तो व्हाट विल हैपन, ट्रांसफार्मर था, अपने इसको प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जो भी है ऐसे कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, डीसी लगा दिया। क्या लगा दिया, डीसी। तो क्या होगा बताओ, लिखा तो यहाँ भले ही है, व्हाट विल हैपन इफ अ डीसी सप्लाई इज गिवन टू, एक डीसी दे दिया तो क्या होगा, यहाँ लोड है, डीसी दोगे तो क्या होगा, या करंट फ्लो होगी, है ना। ट्रांसफार्मर अच्छा काम कैसे करता है, पहले ये तो पता हो। कोई भी कॉइल ट्रांसफार्मर तो चलो एक डिवाइस बना दिया, सिंपल सा है, मान लो एक आपका ये है, एक आयरन कोर है, इस पे वाइंडिंग कर दिया, ऐसे कर देते हो ना, वाइंडिंग कर दी। तो ट्रांसफार्मर कोई जादू थोड़ी है, इसी को ये कोई भी आयरन कोर है, एनी आयरन कोर, आप इसमें क्या करते हो, एसी सप्लाई दे दिए तो होगा क्या, एसी दे दो, डीसी दे दो, जो भी दे दो। यही तो ट्रांसफार्मर का एक जो आर्म ये है मान लो, तो इसमें आप जब वोल्टेज देते हो तो होता क्या है, यही जो होगा वही ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। क्या होगा, फैराडेज लॉ कितने लोगों को मालूम है, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब वेरिएबल फ्लक्स या चेंजिंग फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करेगा जी, तो उसमें क्या करेगा कि ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है ना, यही तो है, यही है फैराडे लॉ। कितने लोगों को मालूम है कि व्हेन ए चेंजिंग और वेरिएबल फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, बट कंडीशन क्या है, फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए। तो जब आप एसी सप्लाई दोगे तो एसी तो ऐसे होती है, ऐसे मतलब चेंजिंग वेरिएबल, ये तो हुआ। तो अगर एसी है तो ऑलरेडी वेरिएबल है, तो अभी हमने डीसी दे दिया, तो डीसी में तो वेरिएबल होगा ही नहीं, डीसी में क्या होगा, वेरिएबल तो होगा ही नहीं। तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यही तो फैराडे लॉ है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। एन क्या है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है, जो इस आयरन कोर में फ्लक्स जनरेट हुआ ना। तो अगर वेरिएबल फ्लक्स है तो इसमें एक ईएमएफ ही इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, यही तो है, माइनस ये बताता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये जो वोल्टेज, ये जो इसने इसको इंड्यूस किया, इसका अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करने का मतलब, अगर मैं
उसमें वो खींच दूं फेजर डायग्राम, तो अगर सप्लाई वोल्टेज ऊपर है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नीचे होता है। ठीक है? इसका मतलब है यही ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, बताएं। तो अभी तो हम लोग खैर उसकी बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में डीसी लगा दिया तो क्या होगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बताते बताते आपको फैराडेज लॉ बता दिया ना। फैराडेज लॉ जब लगता है तो उसके साथ तुरंत लेंज लॉ लगता है। ये जो माइनस साइन है किसको बताती है? लेंज लॉ, विच ऑलवेज अपोजेस द कॉज। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए वेरिएबल फ्लक्स लिंक्स विद a coil, then an EMF is induced in it, which always opposes the cause. ठीक है ना, फुल स्टॉप। दिस इज आल्सो नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो ये फार्मूला मैथ तो सभी को आता है। डी फाइव बाई डी टी तभी एग्जिस्ट करेगा जब फाइव वेरिएबल हो। अभी हमने कहा डीसी सप्लाई दिया, यहाँ डीसी दिया, देखो इस डायग्राम में डीसी दे दिया तो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगी, ऐसा तो नहीं सर्किट क्लोज्ड है, करंट आएगी ऐसे जाएगी, फिर नीचे से आएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, और यहाँ से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 सप्लाई दिए थे प्राइमरी हो गई, ये N2 है तो N2 से तो अभी मतलब ही नहीं। तो ये जो करंट इसमें जाएगी, मैग्नेटिक सर्किट में आपने पढ़ा करंट जब जाएगी तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होगी। फ्लक्स कैसे जनरेट होता है? तो वोल्टेज दिया, फिर करंट आता है, तो करंट मैग्नेटिक ये इससे करके क्या बनाता है, इसको एमएमएफ बोलते हैं। जब तक एमएमएफ नहीं होगा फ्लक्स जनरेट ही नहीं हो सकता। तो ये एमएमएफ जो है फिर आयरन कोर में क्या जनरेट कर देता है, फ्लक्स। इतनी स्टेप्स हो गए आपके। वोल्टेज दिया आपने, देखो वोल्टेज दिया, इसने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो करंट यहाँ आएगी, इस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होकर ये वाला जो एमएमएफ बना दिया, वो एमएमएफ इस आयरन कोर में क्या कर दिया, फ्लक्स जनरेट कर दिया। ये फ्लक्स अब फ्लो हो रहा है, आयरन कोर में फ्लक्स फ्लो हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन है जब ये सप्लाई डीसी होगी तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फ्लक्स इक्वल टू के सम कांस्टेंट। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, जीरो। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। ये जो कोई भी एमएफ इंड्यूस नहीं हो, जीरो हो जाएगा। वही फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा तो सेकेंडरी में भी जीरो। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बिकम जीरो। पहला तो ये काम होगा। पहला क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विल बिकम जीरो। फैराडे लॉ से जीरो हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट डीसी की वजह से। ठीक, तो पहला आपको अगर लिखना है तो लिखोगे कि नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। दूसरा, दूसरा क्या बताओगे आप? दूसरा आप ये कहोगे जब देखो अगर डीसी हो गया तो ये जो कॉइल है, कोई भी कॉइल हो, ऐसे कॉइल बनाते हो आप, तो इसको जो अगर आप आरएल सर्किट्स में बनाओगे तो ऐसे बनेगा। कोई भी कॉइल जो वाइंडिंग आप करते हैं, तो वाइंडिंग का मतलब होता है आरएल सीरीज सर्किट। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, आरएल सीरीज सर्किट। तो इसका इम्पिडेंस आप लिखते हो, कैसे लिखोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कॉइल इफेक्ट यही लिखते हैं ना। ये इम्पिडेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी का भी यही होगा। तो एक्सएल इक्वल टू होता क्या है, दिस इज ओमेगा इनटू एल। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ एल। तो इस समय डीसी सप्लाई आपने दिया है ना, तो डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कौन बताएगा, कोई भी एक बोलना। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई, जीरो। जीरो। जो जीरो रखोगे एक्सएल क्या गया, जीरो। यानी कि जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है वो कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया, आर के इक्वल हो गया। आर मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया। एक्सएल तो पूरा जीरो ही हो गया ना, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस था इस वाइंडिंग, इसका मिनिमम हो गया। तो जो ये करंट जा रही थी कितनी हो जाएगी,
दिस करंट विल बिकम मैक्सिमम। करंट तो यही होता है ना, वोल्टेज बाय इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मिनिमम होने से करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो गई। करंट मैक्सिमम होगी जब इस वायर में हैवी करंट जाएगी, तो जो ये करंट हैवी जो है वो क्या करेगा, उसमें हीट जनरेट करेगा। आई स्क्वायर आर लॉस भयानक जनरेट करेगा, और इतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा कि उस वायर को, कॉइल को, जो वाइंडिंग की है उसको जला देगा। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर विल गेट BURNT, बर्न, जल जाएगा। तो जो इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये बटे समझने से आपको अच्छा लगेगा कि कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे हुआ। आपको तो बस दो आंसर पता रखना है, क्या, पहला नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, और दूसरा ट्रांसफार्मर विल गेट बर्न्ट ड्यू टू वेरी हाई करंट। हाई करंट क्यों गई ये मैंने समझाया। समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो बस इतना याद रहना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा क्योंकि बहुत हैवी करंट जाएगी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे इस पॉइंट में हमने समझाया हुआ। ठीक है, ये दिया इम्पिडेंस मिनिमम हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफार्मर विल गेट, देखो यहाँ लिखा ना वन BURN। ठीक है, ये था ट्रांसफार्मर का एक वर्किंग प्रिंसिपल, किस पे काम करता है, अगर डीसी से जोड़ दिया तो क्या हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो है भाई। कोई चीज आपके एग्जाम देने के लिए थोड़ी पढ़ते हो आप। बीटेक में छोटी से छोटी चीज जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जाती है, उसका कहीं ना कहीं डेली लाइफ से रिलेशन होता है, या सोशल इसका वैल्यू होती है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ते हैं एग्जाम देने, वो यूज होता है, या उसका उसकी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी उसको पढ़ाया भी जाता है, तभी वो बनाया भी जाता है। तो देखो ट्रांसफार्मर बनाया क्यों जाता है, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड एट हायर वोल्टेजेस। आज के डेट में जितने भी पावर स्टेशन हैं, बिजली तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वोल्टेज पे नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में अभी भी 33 kV से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसका कारण ये है कि जो इंसुलेटर हैं, आप तार तो देखे ही होंगे, केबल, केबल के ऊपर जो रबड़ लगा होता है ना, वो रबर आज भी 33 kV से ज्यादा विथस्टैंड नहीं कर सकता। वो भी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। पुराने जो जनरेटिंग स्टेशन हैं वो 11 kV, यानी 11 kV से ज्यादा उनके जो इंसुलेटर्स हैं वो इसके ऊपर अगर जनरेट करेंगे तो उसका जो जनरेटर की वाइंडिंग है वो बर्न हो जाएगी। लेकिन आप देखे होंगे बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, उसमें क्या देखा है आपने, कोई देखा हो याद है तो मैं लिख देता हूँ, लिखा होता है 440 kV डेंजर, लिखा होता है ऐसे, 440 kV लिखा होता है डेंजर, जो बड़े बड़े टावर होते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा 11 kV से ज्यादा पे तो जनरेटर जनरेट ही नहीं कर सकता, जल जाएगा। लेकिन जब पावर को सेंड किया जाता है तो 440 kV पे सेंड किया जाता है। तो ये कौन करेगा, ये कमाल, ये जादू कौन करता है, ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया ना, 11 kV से बढ़ा के कितना कर दिया, 440 kV। किसने किया, ट्रांसफार्मर। इसीलिए ट्रांसफार्मर का जब इन्वेंशन हुआ था तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी डीसी में, डीसी में तो चलता ही नहीं है। जब एसी आया तो तुरंत ट्रांसफार्मर बन गया, और इसके हेल्प से वोल्टेज को कितना भी कम ज्यादा करके हम भेज देते हैं। जब जरूरत पड़ती है ज्यादा कर लेते हैं, जरूरत कम होती है तो कम। ये भी क्वेश्चन उठा सकते हो आपके सर, जरूरत क्या है बढ़ाने की, तो बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि जो पावर जाती है वो VI जाती है, और वो VI cos थीटा तो हमारे घर में आने के बाद कन्वर्ट होती है। VI पावर जाती है, 3 फेज है तो √3 VI होगी। तो ये VI जब वोल्टेज को बढ़ाओगे आप तो करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, ताकि प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट। तो जब करंट कम होती है तो उन तारों में जो लॉसेस होते हैं, I2R लॉस, या उसको ट्रांसमिशन लॉसेस कहते हैं, या ओमिक लॉसेस, वो क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, घट जाते हैं। नहीं तो जानते हो क्या होता है, आप 10,000 मेगावाट पावर सेंड करोगे, अब जब पता चला पहुंचा केवल 5,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट पावर बीच में ओमिक लॉसेस के फॉर्म में उड़ गया। तो ऐसे ही बिजली की कमी है, अब पता चला पावर भेज रहे हैं, पावर कम हो गई, इसकी वजह से जी लॉस हो गए। तो उस लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं हम,
इस वोल्टेज को स्टेप अप करके भेजते हैं। ठीक, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी और आज ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है। ये तो हो गया कि क्यों ज्यादा करते हैं। अब समस्या आएगी, आप पूछोगे सर फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? तो स्टेप डाउन इसलिए करेंगे कि 440 वोल्ट पे पावर आप यूज करोगे घर में। इतना बुरा, इतना ज्यादा पावर अगर घर में आ गया तो पता चला कि 3 मीटर दूर के लोग अट्रैक्ट हो गए और वहां सबकी कैजुअलिटी। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना पावर ले पाते हैं? 220 वोल्ट। यानी अब वोल्टेज को घटाना है, तो वोल्टेज घटाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी